हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल जो हमने विज्ञान के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ा था, जो था भोजन के घटक। आज हम तीसरे अध्याय की तरफ जा रहे हैं, जो है तंतुओं से वस्त्र तक। उससे पहले जल्दी से जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चलो बढ़ते हैं आगे। पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक खुश थे। उन्होंने प्राप्त की हुई धनराशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री में जो है उलझ गए। उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार के कपड़े वहाँ पे थे। तो उन्होंने ये समझा कि अब कौन सा कपड़ा जो है अपने माता पिता के लिए खरीदे। इस चीज़ की उलझन में वो फंस गए। दुकानदार ने समझाया कि कपड़े वस्त्र जो होते हैं वो कई सूती होते हैं, कई संश्लिष्ट होते हैं। उनके पास ऊनी मफलर शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली और बूझो ने अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक विभिन्न कपड़ों का स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी जो है अपने माता पिता के लिए खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट मतलब बिस्तर पर बिछाने वाली चादर, कंबल, पर्दे, मेज पोस्तौली और झाड़न मतलब डस्टर आदि ये अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से जो है बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके बस्ते और जो बोरे होते हैं वो भी अलग प्रकार के वस्त्र से बने होते हैं। उन्होंने ये सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप इन सभी वस्त्रों के को पहचान सकते हैं? चलो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं वस्त्रों की विविधता। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान पर आप जाइए और सिलाई के बचे हुए कुछ कपड़ों को एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। कपड़े को प्रत्येक जो है कपड़ा जो आपने इकट्ठा किया उसको छूकर देखिए और अनुभव कीजिए कि दर्जी से पूछिए कि ये कौन सा कपड़ा है और उनसे पूछ के उनके ऊपर जो है एक चिट, एक लेबल जो है लगा लीजिए। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के कपड़े किससे बने होते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो सतत टुकड़ा उनका प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या आपने क्या देखा? सूती कपड़े का वही टुकड़ा लीजिए जिसे आप क्रियाकलाप एक जो लेसन देखा था आपने, उसमें लेबल जो आपने लगाया था, इनके एक सिरे को ढीले धागे से पकड़िए और दूसरे को जो है खींचना प्रारंभ कीजिए। सुई में धागा जो आपको दिखाई देता है उसको धीरे धीरे खींच कर उसको देखना। धागे के अंदर और भी छोटे छोटे जो है तंतु हमें दिखाई देंगे। तो ये धागे जो है किससे बनते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है तंतु। तंतु से धागे बनते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। किसी सूती कपड़े के टुकड़े के धागा बाहर निकालिए और इन धागों को एक मेज पर रखिए। एक धागे के टुकड़े को सिरे के अंगूठे से दबाइए और जो है उसके दूसरे सिरे की लंबाई से खींचकर उसके नाखून से उसको खरोचिए। आपको क्या दिखता है? उसमें एक छोटी छोटी सी जो है धागे के अंदर से लड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। कई बार जब सुई में हम धागा पिरोते हैं तो देखते हैं कि उनमें से और भी छोटी छोटी जो है लड़ियाँ उनमें से निकल जाती हैं, जिसमें हम सुई में जो है धागा पिरोने में बहुत सी कठिनाई होती हैं, हम उसमें पिरो नहीं पाते हैं। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ हैं जो ये तंतु से बनी होती हैं, इनको क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों मतलब तागों को से मिलकर बनते हैं तथा तागे जो हैं वो तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशम तथा ऊनी के तंतु पादपों को जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन भेड़ अथवा बकरी से प्राप्त होती है और जो है खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट तथा कोकून से खींचा जाता है। 1000 वर्ष पहले वस्त्र का निर्माण केवल प्राकृतिक तंतुओं से उपयोग से होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं थे, वे तंतुओं के निर्माण से किया जाता था। इन्हें संश्लिष्ट तंतु जो है कहते थे। पोलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ पादप तंतु मतलब रुई। रुई जो है कैसे बनती है इसके बारे में जानेंगे। क्या आप सभी ने तेल के लैंपों में बत्तियां जो है बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए किसका उपयोग में लाते हैं? इस रुई के उपयोग को गद्दों, रजाइयों तथा
तकियों में भी भरा जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर एक पृथक कीजिए, अलग अलग कर लीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? एक छोटी सी पतली सी लड़ियाँ, जिन्हें आप देख सकते हैं, उनको कपास तंतुओं से जो वो है बनी होती हैं। रुई कहाँ से आती है? रुई को हम खेतों में लगाते हैं और ये जो है कपास से हमें उपलब्ध होती हैं। ये जो है कपास जो है ये खेतों में उगाए जाते हैं और ये जो मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है वहाँ पर इनका जो है लगाई जाती हैं। यहाँ हमारे देश में इनकी कृषि की जाती है। कपास पादप को कपास गोलक लगभग नींबू के आकार के जो ये होते हैं, पूर्ण होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और उनके पास तंतुओं से ढके बिनोले को भी हम देख सकते हैं। इनमें बिनोले भी होते हैं। क्या आपने आपके कपास के खेत देखा है? जो कपास चुने जाने को तैयार हो चुके हैं, इस समय खेत कपास के परिफलों मतलब रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि बर्फ हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे बुनाई चल रही है और ये जो है कपास का खेत है, इसमें कपास की खेती हो रखी है। खिले हुए जो कपास है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ ढकी जा चुकी है इनके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जूट या मतलब पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत के में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अथवा अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनके जो पटसन है वो तंतुओं के हाथ द्वारा पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को धागों में परिवर्तन कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? ये आप देख सकते हैं, रुई का धागा बना रखा है। ये चरखा है जो गांधी जी चलाते थे ना, आपने देखा होगा, जैसे लेसन में दिखाते हैं या बहुत सारे फ़ोटोज़ में। पहले तो जैसे इन पे नोटों पे भी आते थे ना गांधी जी चरखा चलाते हुए। सूती धागे की कताई। आप समय सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे की तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या ऐसे धागा बना सके? रेशों के धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग होते हैं जिसको जो है तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग वाली एक अन्य युक्ति जो है चरखा है। चरखे के उपयोग में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक पक्ष के रूप में जो है लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों के हाथ में कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने के लिए तथा ब्रिटिश की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित जो है किया था। खादी का प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण की थी। उन्होंने लोगों के हाथ में कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने के लिए तथा ब्रिटिश की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित जो है किया था। खादी का प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहत पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता था। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। धागे से वस्त्र तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, धागे से वस्त्र की विविधता। धागे के वस्त्र बनने की विधियाँ, इनमें प्रमुख दो विधियाँ बुनाई और बंधाई है। बुनाई जैसे आपने पहले फ़ोटो में देखा होगा कि ध्यान से देखा होगा ना कि वस्त्र के दो धागों का जो सेट होता है जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, ये मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों से बुनने का इसको प्रयास करते हैं। भिन्न रंगों अलग अलग रंगों के दो कागज़ की सीट ले लीजिए। दोनों में एक 30 सेंटीमीटर की लंबाई का, 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई का वर्ग आकार सीट काटिए।
अब इन दोनों सीटों को आधा आधा मोड़िए। एक सीट पर जो है आपने देखा होगा, नीचे दिखाऊंगी, रेखा के अनुसार जो है सीट को मोड़ लीजिएगा। दोनों सीटों को खींचे, गई रेखाओं को अनुदिश काटिए और फिर सीटों के को मोड़े और खोलकर इसको फैला दीजिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं को अनुदिश काटिए और सीटों के मोड़ों को खोल कर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटाव को जो दिखाए गए, ये जो दिखाया गया है ना करके, ए बी और सी और डी, ऐसे कागज़ की पट्टियों की बुनाई की जाती है। इसके पश्चात इसका नमूना दिखाया गया है। सही ढंग के तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित, या तो हाथों से चलने वाले होते हैं या फिर बिजली से चलने वाले होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार से बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में क्या आपने कभी फटे मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की जो वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण से किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविधता वस्तुओं से बनाने में होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्र के विषय के पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में कुछ लोग जो है वृक्षों की खाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डलिया मतलब टोकरी बनाना शुरू किए। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठ कर देखकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इन्हें बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी में निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोगों को अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों की आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों से का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों के वस्त्रों को सिलाई करके पहनने का जो है कपड़े तैयार किए जाने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विविधताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देशों में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता मिलती है। ये कपास का गोलक है, ओटना, ये रेशे, कताई, धागे और ऐसे करके जो है वस्त्र बनते हैं। ये प्रमुख शब्द हैं रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, धागा। अब इसने एक इम्पोर्टेंट थिंग इसमें बोला है कि जैसे कि अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जो खाना खाया जाता था, जैसे कि भोजन के घटक में और भोजन कहाँ से आता है इस लेसन में हमने पढ़ा था। वैसे ही वस्त्र जो है अलग अलग जो क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पहने जाते हैं। जैसे कि हमारे इधर हो गया सूट सलवार पहनते हैं, कहीं पे साड़ियाँ जो हैं औरत पहनती हैं, कहीं पे कुर्ता पजामा डालते हैं, कहीं पे जो पैंट शर्ट डालते हैं, कहीं पे धोती
कुर्ता जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो हमेशा धोती कुर्ता जो है पहनते थे। सारांश की तरफ जो है नज़र घुमा लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों की विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी तथा पॉलिएस्टर। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं से के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं और तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों से बुनाई दो प्रकार से की जा सकती है जिनसे वस्त्र बनता है। यह अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य। तंतुओं से धागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जूट, नारियल, इसमें जो है सत्य और असत्य पर जो है हमें निशान लगाना है। हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। जैसे रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये हो गया। जैसे धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये बिल्कुल सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। पॉलिएस्टर का एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिएस्टर कैसा तंतु है? अभी मैंने आपको बताया था ना, पॉलिएस्टर जो है इसमें जो बोलते हैं संश्लिष्ट जो तंतु, इनको कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको जो है आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आज